हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 11th साउंड या ध्वनि के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, साउंड या ध्वनि के जो डिटेल स्टडी है उसके वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप इसकी डिटेल स्टडी उन वीडियो पे जाके कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको पेज नंबर 156 पर मिल जाएंगे और इसमें से जो पहला क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है, तो इसका सिंपल आंसर है जिसे हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश का अनुभव हम अपनी दृश्य इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे आंखें। इसी प्रकार ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका अनुभव हम अपनी श्रवण इंद्रियों या कानों के द्वारा करते हैं। तो यही इसका आंसर है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका अनुभव हम अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा करते हैं या कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसे हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वह ऊर्जा जो हमारी श्रवण इंद्रियों, जैसे कि हम कान बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, में संवेदना उत्पन्न करती है, ध्वनि कहलाती है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी श्रवण इंद्रियों में संवेदना उत्पन्न करती है या जिसका अनुभव हम अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ये ध्वनि की सिंपल डेफिनेशन हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या ध्वनि का कोई मात्रक है? तो इसका आंसर है कि ध्वनि के लिए कोई स्पष्ट मात्रक नहीं होता है, लेकिन जो ध्वनि की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, इसका मात्रक होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, जिसे हम डीबी के द्वारा व्यक्त करते हैं। कई जगह ऐसा भी लिखा रहता है, डीबी, डेसिबल के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये ध्वनि का सिंपल आंसर हो जाता है। इसके बाद इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो इसमें एक सिंपल सी चीज होती है कि ध्वनि हमेशा कंपन के कारण उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु जब कंपन करती है तब वह ध्वनि उत्पन्न करती है। तो यही आंसर है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो आंसर है, ध्वनि किसी भी वस्तु के कंपन या वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि का उत्पन्न होना वस्तु के कंपन पर निर्भर करता है। जब कोई वस्तु कंपन करेगी तभी ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब कोई वस्तु कंपन नहीं करती है तब कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या कोई ध्वनि ऐसी भी होती है जो हमें सुनाई ना दे? तो इसका आंसर है हाँ, कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती हैं, जैसे कि पराश्रव्य वेव्स और अपश्रव्य वेव या अपश्रव्य तरंगें। और जो तरंगें ध्वनि की हमें सुनाई देती हैं उन्हें हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। हमें केवल वही ध्वनि सुनाई देती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। और ये ध्वनि तरंगें श्रव्य तरंगें या ऑडिबल वेव्स कहलाती हैं। ये ध्वनि तरंगें कौन सी तरंगें कहलाती हैं? श्रव्य तरंगें या ऑडिबल वेव्स।
यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाता है। इसके साथ एक क्वेश्चन और भी आपका क्लियर हो जाता है, श्रव्य तरंगें क्या होती हैं, हमें कौन सी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ध्वनि स्रोत के निकट संपीड़न व विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। ध्वनि स्रोत के निकट संपीड़न व विरलन कंप्रेशन व रेयरफैक्शन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और अनुदैर्घ्य तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वह तरंग चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। पॉइंट क्लियर हो जाता है। और अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न एवं विरलन के द्वारा गति करती हैं। संपीड़न एक कंप्रेशन कहलाता है, और विरलन रेयरफैक्शन कहलाता है। हमें यही बताना है कि ध्वनि स्रोत के पास संपीड़न और विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो उसको हम सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए लिखते हैं सबसे पहले आंसर। सपोज किया कि जो आपका ध्वनि स्रोत है वह एक सौरित्र है, और जब यह सौरित्र कंपन नहीं करता है तब इसके पास जो माध्यम के कण हैं वह इस प्रकार से रहेंगे। ये माध्यम के कण हो जाते हैं, और अभी सौरित्र में कोई कंपन नहीं। जैसे ही इस सौरित्र के लिए हम रबड़ के पैड पे मारते हैं, सौरित्र की भुजाएं कंपन करने लगती हैं, और जब ये सौरित्र की भुजाएं कंपन करती हैं तब ये इस तरह से दूर जाती हैं और इस तरह से पास आती हैं। दोनों भुजाएं इस तरह से दूर जाएंगी और दोनों भुजाएं इस तरह से पास आती हैं। एक कंपन करने की स्थिति हो जाती है। जब दूर जाएंगी, और क्लियर कर देते हैं, तब ये भुजाएं दूर जाने की स्थिति में रहेंगी, और जब ये भुजाएं पास पास आती हैं कंपन करते समय, तब ये इस प्रकार से आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब सौरित्र की भुजाएं दूर जाती हैं या बाहर की ओर कंपन करती हैं, जब सौरित्र की भुजाएं दूर जाती हैं, जब दूर जाती हैं तब इस तरह की कंडीशन आती है, और इसके पास जो माध्यम के कण होते हैं उन माध्यम के कणों पर इस सौरित्र की भुजाओं के कंपन करने का क्या प्रभाव होता है। तो इसका आंसर है कि जैसे ये माध्यम के कण इस तरह से पास में हैं, और जैसे ही इनके ऊपर ये सौरित्र की भुजाएं जब बाहर की ओर आती हैं इस तरह से, तभी इसके ऊपर एक बल लगाती हैं, और इस बल के कारण ये माध्यम के कण आसपास एकत्रित हो जाते हैं, और इसके पास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सौरित्र की भुजाओं के पास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जहां माध्यम के कण कैसे हो जाते हैं, पास पास। जैसे स्कूल में बच्चों की लाइन लगी हुई है और कोई बच्चा पीछे से धक्का दे देता है, पुश कर देता है, तो जो पीछे वाले बच्चे होते हैं वह एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि आगे वाले बच्चों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वही कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। तो ये क्षेत्र में, इस क्षेत्र में माध्यम के कण पास पास आ जाते हैं।
अर्थात इस क्षेत्र पर या इस क्षेत्र में दाब अधिक हो जाता है। जब कंपन करता है सौरित्र की भुजाएं बाहर की ओर कंपन करती हैं, तब इसके पास स्थित माध्यम के कण पास पास आ जाते हैं या इसके पास स्थित माध्यम के कणों में दाब अधिक हो जाता है। और जब सौरित्र की भुजाएं बाहर जाने के बाद अंदर की ओर आती हैं इस तरह से, तब इसके पास जो माध्यम का कण होता है वह इसकी ओर जाने लगता है। ये पहले वाली स्थिति में माध्यम के कण थे। इस कंडीशन में जब सौरित्र की भुजाएं पास पास आती हैं एक दूसरे के, तब सौरित्र के पास यहाँ पर दाब कम हो जाता है और दाब कम होने के कारण जो माध्यम के कण यहाँ पर पास पास आए थे और इसके बीच में जो माध्यम के कण हैं ये दूर दूर चले जाते हैं। दाब कम होने पर इसके पास स्थित माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं। तो ये पॉइंट इस तरह से बन जाता है। जब इस तरह की कंडीशन आती है तब यहाँ पर रेयरफैक्शन उत्पन्न हो जाता है, विरलन उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद पुनः संपीड़न उत्पन्न होगा, फिर विरलन। तब ध्वनि तरंगों के लगातार संपीड़न और विरलन उत्पन्न होते रहते हैं। संपीड़न और विरलन इस कंपन के कारण उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये हमारा ध्वनि स्रोत के पास संपीड़न और विरलन किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन थी। पॉइंट क्लियर हो जाता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब सौरित्र में कोई कंपन नहीं होता है इस तरह से, तब माध्यम के कण अपनी मूल अवस्था में रहते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही सौरित्र कंपन करता है और इसकी भुजाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो उसके पास स्थित माध्यम के कणों में संपीड़न उत्पन्न हो जाता है। और जब सौरित्र की भुजाएं पास पास आती हैं, अंदर की ओर आती हैं, तब यहाँ पर विरलन उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद सौरित्र की भुजाएं पुनः फैलती हैं, फिर से संपीड़न उत्पन्न होगा, फिर से पास पास जाएंगी, विरलन उत्पन्न होता जाएगा। तो संपीड़न, विरलन, संपीड़न और विरलन लगातार उत्पन्न होते जाते हैं और ध्वनि तरंगें आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल एक्सप्लेनेशन था। आपको ये डायग्राम बनाना है और यही आंसर आपको अपनी कॉपी में अपने वर्ड्स में लिखना है, जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अनुदैर्घ्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। तो आप जानते हैं कि जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं ये यांत्रिक तरंगें हैं, इतना आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है। क्वेश्चन 3, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य क्यों है। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति, साउंड वेव्स की प्रवृत्ति, प्रकृति नहीं प्रवृत्ति की प्रवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों होती है। तो चाहे प्रकृति लिख दें चाहे प्रवृत्ति, एक ही आंसर उसमें जाएगा। तो आप जानते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वे तरंगें जिनमें माध्यम के कण की गति या माध्यम के कणों की गति है
और यह तरंग चलने की दिशा है। तरंग क्या होता है या तरंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए आप फुल लेंथ जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो है उसकी स्टडी करें। तो वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों की गति तरंग के चलने की दिशा में ही होती है अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। तो जो उसका सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने बताया था कि जो संपीड़न और विरलन जिस डायरेक्शन में उत्पन्न होते हैं उसी दिशा में ध्वनि तरंगें आगे बढ़ती हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं क्योंकि इन तरंगों में, ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों की गति तरंग चलने की दिशा में होती है और माध्यम के कण संपीड़न एवं विरलन के द्वारा उत्पन्न, संपीड़न एवं विरलन के रूप में गति करते हैं और ये संपीड़न और विरलन कंपन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति अनुदैर्घ्य क्यों है? क्योंकि इसमें माध्यम के कणों की गति तरंग चलने की दिशा में होती है और माध्यम के कण संपीड़न व विरलन के रूप में चलते हैं जो कंपन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये इसका आंसर हो जाता है, आप इसको लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज को पहचानने में आपकी सहायता करता है? यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्वनि तरंगों में कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक प्रमुख गुण होते हैं, इनका तारत्व होता है, पिच होती है। एक और सबसे बड़ी इनकी जो गुण होती है जिसे हम गुणता या क्वालिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले ध्वनि तरंगों का एक गुण होता है क्वालिटी या गुणता। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी या गुणता किसे कहते हैं? तो क्वालिटी या गुणता ध्वनि तरंगों का एक विशिष्ट गुण होता है जिसमें किसी माध्यम में एक साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवृत्ति, एक साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवृत्ति की तरंगों को, एक साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवृत्ति की तरंगों को अलग अलग सुना जा सकता है या अलग अलग वेरीफाई किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसके कारण एक साथ उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवृत्ति की तरंगों को अलग अलग स्पष्ट सुना जा सकता है, गुणता कहलाती है। इसी गुण के कारण हम म्यूजिक का आनंद ले पाते हैं क्योंकि जो तबला होता है उसकी आवृत्ति अलग होती है, हारमोनियम इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि की आवृत्ति अलग होती है। तो हम जो संगीत का आनंद लेते हैं वह ध्वनि के किस गुण के कारण लेते हैं? गुणता या क्वालिटी के कारण। ये पॉइंट क्लियर है आपका। और यही रीजन आता है कि ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने में आपकी सहायता करता है? तो इसका आंसर है क्वालिटी या गुणता। क्वालिटी या गुणता के कारण ही हम विभिन्न लोगों की आवाज़ों को एक साथ या अलग अलग पहचान सकते हैं कि किसकी आवाज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तड़ित की चमक क्वेश्चन 5 है आपका, तड़ित की चमक तथा गर्जन। तड़ित का मतलब है बिजली की चमक और बादलों का गड़गड़ाना, एक गर्जन, दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं
लेकिन हमें चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्यों? तो इसका आंसर है कि जो हमें चमक दिखाई देती है वह प्रकाश के कारण सुनाई देती है, और जो हमें गर्जन सुनाई देता है वह ध्वनि के कारण सुनाई देता है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लाइटिंग, बिजली का और बादलों का गड़गड़ाना, लेकिन हमें अलग अलग सुनाई देती है। क्यों? तो जो प्रकाश होता है जो हमें पहले दिखता है, इसका अंतर है इनकी चाल में, कि जो चीज तेज चलती है वह पहले पहुंचती है, जो चीज की स्पीड स्लो होती है वह बाद में पहुंचती है। क्लियर है? प्रकाश की चाल अधिक है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो प्रकाश हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाता है, इसलिए हमें प्रकाश की चमक पहले दिखाई देती है। लेकिन जो ध्वनि है, ध्वनि की चाल काफी कम होती है, लगभग 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 1 सेकेंड में 332 मीटर, जो कि प्रकाश की तुलना में काफी कम होती है। तो हमें हमारे कानों तक ध्वनि बाद में पहुंचती है, जिससे हमें गर्जन बाद में सुनाई देता है। यही इसका आंसर है कि हमें चमक पहले दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल काफी अधिक होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और गर्जन हमें बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि हमारे कानों तक बाद में पहुंचती है, क्योंकि इसकी चाल काफी कम होती है, लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आप इसको अपने वर्ड्स में लिखते जाएंगे, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट रटना नहीं पड़ेगा, अपने वर्ड में लिखेंगे वो ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति की औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले इसमें देखते हैं औसत श्रव्य परास 20 हर्ट्ज, श्रव्य परास ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य, इनके लिए हमें लैम्डा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। आप इसको लिखें तो अच्छा लिखें, पहले लिखें गिवन, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद कैलकुलेशन और उसके बाद आंसर। यहाँ पे मैं आपको समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ। तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 20 हर्ट्ज की ध्वनि की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। इसके लिए आवृत्ति n इक्वल टू 20 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य हमें फाइंड आउट करना है। लैम्डा सामान्यतः SI में इसका मात्रक मीटर होता है। और इसके बाद क्या दिया है? वायु में ध्वनि का वेग v इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख दिया v इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया गिवन। इसके बाद फार्मूला, इसका फार्मूला होता है b इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू v अपॉन n हो जाता है। इसके बाद हमें करना है कैलकुलेशन। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब लैम्डा इक्वल टू, जहाँ पर v दिया है, v का मतलब है वेग, वेग लिखते हैं 344 और n की वैल्यू आती है 20। तब लैम्डा इक्वल टू, जब इसको आप डिवाइड कर देंगे
इक्वल टू 7.17.2 मीटर आता है 20 हर्ट्ज के लिए। और जब आप 20,000 हर्ट्ज के लिए फाइंड आउट करेंगे तब इसके लिए n की वैल्यू 20,000 हर्ट्ज रहेगी, v की वैल्यू एज इट इज रहेगी 344 मीटर पर सेकेंड, इसको हम ब्लैक से लिख रहे हैं, और लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है, तब लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एन आएगा। लैम्डा इक्वल टू वी 344 अपॉन 20,000, तब लैम्डा इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आता है 0.0172 मीटर। ये आपका ब्लैक से जो लिखा है पूरा, ये 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज की ध्वनि की वेवलेंथ है, ये भी हमारी फाइंड आउट हो जाती है। तो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल है, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उसमें गिवन लिखें, गिवन के बाद फार्मूला, फार्मूला के बाद कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद आंसर आपको लिखना है। दो बालक एल्यूमिनियम पाइप के दो सिरों पर हैं। एक एल्यूमिनियम का पाइप ए और बी, इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन नंबर 7, दो बालक भी बना देते हैं इस तरह से। ये दो बालक हैं ए और बी, एक एल्यूमिनियम के पाइप की दो सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के सिरे पर पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक एक वायु तथा एल्यूमिनियम। अब जो बालक है दूसरे सिरे पर, ये दो ध्वनि सुनेगा। दूसरा बालक पहली ध्वनि जो सुनता है वह ध्वनि आएगी वायु से। पहली ध्वनि ये सुनेगा, वह एक ध्वनि सुनेगा वायु से, और दूसरी ध्वनि सुनता है यह एल्यूमिनियम की रॉड से। ठीक, माना ए डिस्टेंस x, अर्थात जो एल्यूमिनियम की रॉड है इसकी दूरी कितनी है, x मीटर है, और यही दोनों बच्चों के बीच की दूरी भी हो जाती है, क्योंकि दोनों बच्चे एल्यूमिनियम की रॉड के दोनों सिरों पर हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। तरंगों के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखें, समय का अनुपात हमें इसमें फाइंड आउट करना। वायु एवं एल्यूमिनियम रॉड से इसमें दोनों समयों का अनुपात चाहिए है। दोनों समयों का अनुपात हमें चाहिए। सबसे पहले माना दोनों बच्चों के बीच की दूरी x मीटर। ठीक, वायु में ध्वनि की चाल, इसके बाद देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल
एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस। आपको रट्टाफिकेशन करना है तब आप उसको जल्दी रट सकते हैं, लेकिन लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस होती है। ठीक, वायु में ध्वनि की चाल, इसको लेते हैं 346 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल, क्योंकि एक जो ध्वनि है पत्थर के टकराने पर एक ध्वनि वायु से होकर जा रही है और दूसरी ध्वनि एल्यूमिनियम के वायर से होकर जा रही है, एल्यूमिनियम की रॉड से होकर जा रही है। और जो ध्वनि होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न होती है, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। इसकी डिटेल स्टडी आप दूसरे वाले डिटेल वाले वीडियो में करना, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में करना। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर पर सेकेंड है। तो क्लियर है, पहली बार में बच्चे को एल्यूमिनियम की रॉड से ध्वनि सुनाई देगी, दूसरी बार में वायु से ध्वनि सुनाई देगी। तो क्लियर है। समय बराबर क्या होता है इसमें, समय इक्वल टू, पहली बार लेते हैं समय वायु की ध्वनि पहुंचने का समय, समय वायु से ध्वनि के जाने का, ए ले लिया T1, समय बराबर दूरी बटे चाल। तब दूरी कितनी थी दोनों बच्चों के बीच की, x, चाल वायु से कितनी ली 346, इक्वेशन 1। ठीक, दूसरी बार जो समय लगा वह किससे लगा, एल्यूमिनियम से जाने में, ध्वनि के एल्यूमिनियम से जाने में T2, फिर से दूरी बटे चाल, दूरी x ही रहेगी, चाल हो जाती है 6420 मीटर पर सेकेंड। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 2। दोनों समयों का हमें अनुपात चाहिए है, तब हम इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं, अर्थात T1 अपॉन T2, तब इक्वल टू x अपॉन 346 अपॉन x अपॉन 6420। इस तरह से करेंगे। इसके बाद चौथी संख्या ऊपर जाएगी, तब ये आ जाती है 6420 अपॉन x, x और x कैंसिल हो जाते हैं, तब ये T1 अपॉन T2 इक्वल टू 6420 अपॉन 346। अब इसके बाद यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, और जब कैलकुलेटर का यूज करते हैं तब देखते हैं कितना आता है आंसर, 6420 डिवाइड बाई 346 इक्वल टू 18.5। अर्थात T1 रेशियो T2 इक्वल टू 18.5 रेशियो 1, या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं T1 इक्वल टू 18.5 T2, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों समयों का अनुपात 18.5:1 रहेगा। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें टोटल है आपके, टोटल क्वेश्चन 17 है। तो यहाँ पे हम 8 ही क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति n इक्वल टू 100 हर्ट्ज है, n इक्वल टू 100 हर्ट्ज है। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? हमें आंसर निकालना है 1 मिनट में कंपन की संख्या। 1 मिनट में कंपन की संख्या ज्ञात करनी है। तब आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में किए जाने वाले 1 सेकंड में कंपन की संख्या इक्वल टू 100। तब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तब 60 सेकंड में कंपन की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? 60 गुणित 100 इक्वल टू 6000 कंपन, अर्थात वस्तु 1 मिनट में 6000 कंपन करेगी। तो स्टूडेंट्स, आप इतने क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लें, क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसके बाद 9 से 17 तक के जो क्वेश्चन है उन्हें हम सेकंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।